जैसे कि हमें पता है कि डायरेक्ट वन ईयर के अंदर तो क्या होता है कि आप एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ अगर देखो और एक वन ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ देखो तो मेन स्केल डिवीजन की लेंथ ज्यादा होती है एक वन ईयर स्केल डिवीजन से। तो वहां पे हम जो लीस्ट काउंट डिफाइन कर देते हैं वो कर देते हैं वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वन ईयर स्केल डिवीजन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके वन ईयर कैलिपर में एक वन ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ ज्यादा हो जाए एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ से, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको हम डायरेक्ट वन ईयर नहीं कहते हैं, हम उसे क्या कह देते हैं, रेट्रोग्रेड वन ईयर। तो उसके लिए एक नाम है रेट्रोग्रेड वन ईयर। सिंपली क्या हो गया, एक ऐसा वन ईयर कैलिपर जिसमें कि एक वन ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ ज्यादा हो जाए एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ से। तो ऐसे केसेस में अब हम रीडिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। IIT JEE 2016 में इसके ऊपर एडवांस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो निकालने का तरीका देख लेते हैं। मान लो कि कुछ इस तरह का था और ये ले लेता हूं मैं 3 सेंटीमीटर हमें दिया होता मान लो, और इसका लीस्ट काउंट ले लेते हैं मेन स्केल का 1 मिलीमीटर, ठीक है। और आपसे बोला जाए ये वन ईयर स्केल का 0 है कि आपको ये रीडिंग बतानी है कि ये रीडिंग कितनी आई है, ठीक है। तो वो निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, आप सिंपली जैसे हमने बेसिक स्टार्टिंग से देखा था कि किसी भी वन ईयर कैलिपर की रीडिंग हम कैसे लेते हैं उस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वन ईयर स्केल का 0 जो है वो यहाँ लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये 3.1 सेंटीमीटर, 3.2 और ये 3.3 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको पता है कि आपकी रीडिंग ग्रेटर देन 3.3 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख सकता हूं कि 3.3 सेंटीमीटर तो है ही, प्लस मुझे ये दूरी कैलकुलेट करनी है। कौन सी दूरी, ये जो छोटी सी डिस्टेंस आपको दिख रही है ये आपको कैलकुलेट करनी है, ये वाली, ठीक है। तो अगर हम एकदम बेसिक से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि वन ईयर स्केल का यहाँ पे फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है किसके, मेन स्केल के डिवीजन से। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जो 3.3 था उसके बाद से लेके कोइंसाइडिंग डिवीजन तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा। मैं मान लो कि इसे बोल देता हूं x1, और वन ईयर स्केल से वन ईयर स्केल के 0 से लेके कोइंसाइडिंग डिवीजन तक की डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, उसे मैं कह देता हूं x2। तो आप कह सकते हो कि जो छोटी सी रीडिंग x आपकी बाकी है जिसे आपको यहां पे लिखना है, उसे मैं क्या बता सकता हूं, सिंपली x हो जाएगा आपका x1 माइनस x2। सिंपल है, ठीक है ना। तो आप निकाल कह सकते हैं x को, x आप देख सकते हो x1 की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको दिख रहा है कि मेन स्केल के कितने डिवीजन आ रहे हैं x1 लेंथ में, 1 2 3 4 5। तो जैसे इस केस में मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें 5 मेन स्केल के डिवीजन आपकी रीडिंग के अंदर आ रहे हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5 इंटू मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है माइनस x2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप देखो x2 के अंदर वन ईयर स्केल के कितने डिवीजन आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, 4 वन ईयर स्केल डिवीजन। और यहां से जो भी x की वैल्यू हमें मिलेगी उसे उठा के मैं कहां पे रख दूंगा, यहां पे रख दूंगा और आपको रीडिंग मिल जाएगी। समझ आ रही है बात। तो यहां पे हम बस डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं बल्कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि जहां तक रीडिंग आ चुकी है वहां से लेके कोइंसाइडिंग डिवीजन तक मेन स्केल की टोटल लेंथ माइनस वन ईयर स्केल की टोटल लेंथ, इससे आपको मिल जाएगी रीडिंग। समझ आया। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। एक एग्जांपल है हमारे पास। तो ये कहा जा सकता है कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्केल वन ईयर एंड रेट्रोग्रेड वन ईयर इज द रिलेशन बिटवीन डिवीजन लेंथ ऑफ मेन स्केल एंड वन ईयर स्केल, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जरा ट्राई करो सभी लोग क्या आंसर आएगा इसका। तो ये था क्वेश्चन जो 2016 में आ चुका है। बोला गया देयर आर 2 वन ईयर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल divisions on the main scale. The one year scale of one of the caliper C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale division. तो ये तो आपका डायरेक्ट वन ईयर होगा क्योंकि आपको दिख भी रहा है कि 10 वन ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ इक्वल है 9 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है ना। जो C2 आपका वन ईयर है उसमें 10 इक्वल डिविजन्स वन ईयर स्केल के इक्वल हो रहे हैं 11 मेन स्केल डिवीजन के। तो आप देख सकते हो कि 10 वन ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ क्या है, इक्वल है 11 मेन स्केल डिवीजन के। इसका मतलब एक वन ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ ज्यादा है मेन स्केल डिवीजन से। तो जो C2 था इस क्वेश्चन में वो आपका रेट्रोग्रेड वन ईयर था। हालांकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में बताया नहीं गया है, नाम नहीं यूज किया गया है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। ट्राई करो जरा क्या आंसर आएगा। C1 और C2 की आपको रीडिंग बतानी थी, देख लेते कैसे करेंगे। तो
यहाँ पे जो C1 है वो तो आपका डायरेक्ट 1 ईयर है, तो इसके लिए तो आप सिंपली बता सकते हो दोनों ही कैलिपर्स के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल था 1 mm के, और आप देख सकते हो कि 1 ईयर स्केल का 7th डिवीजन दोनों में ही क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमें रीडिंग बतानी है। तो अगर मैं C1 के लिए बोलूं तो C1 के लिए पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, तो 2.8 तो रीडिंग आ ही चुकी है, प्लस जो छोटी सी रीडिंग होगी उसे हम क्या बता सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो मैं C1 के लिए पहले लीस्ट काउंट निकाल लेता हूं। लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा C1 के लिए, अगर हम लीस्ट काउंट निकालते तो वो हो जाता 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 1 ईयर स्केल डिवीजन। आपको पता है 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm है, और यहाँ रिलेशन दी हुई है कि 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। तो यहां से आपको ये भी मिल गया कि एक 1 ईयर स्केल डिवीजन ये इक्वल किसके हो गया, 0.9 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है ना, यानी कि 0.9 mm। तो अगर मैं बोलूं लीस्ट काउंट ऑफ C1 तो वो मिल जाएगा 1 mm माइनस 0.9 mm यानी कि 0.1 mm। ठीक है ना, ये हमें मिल चुका है क्या, लीस्ट काउंट C1 के लिए। तो मैं सिंपली यहां देख लूंगा 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना, इनटू आपको दिख रहा है यहां पे कितना है लीस्ट काउंट, 0.1 mm। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा किसके अंदर, मिलीमीटर के अंदर, जबकि ये आपका किसमें है, सेंटीमीटर के अंदर। तो इसे भी अगर सेंटीमीटर में बदल दें तो ये हो जाएगा 2.8 प्लस 0.7 और एक 10 से डिवाइड करोगे तो 0.07, यहां से आपको मिलेगा 2.87 सेंटीमीटर। तो ये तो रीडिंग आ गई C1 की, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। मेन चीज है C2 का कैलकुलेट करना, तो C2 के लिए भी देख लेते हैं। C2 के लिए आपको यहां पे दिख रहा है कि 5, 6, 7 और 8, तो 8 और 9th डिवीजन मेन स्केल के बीच में 0 लाई कर रहा है 1 ईयर स्केल का, तो रीडिंग 2.8 तो है ही, प्लस आपको ये x कैलकुलेट करना है जो छोटा सा एक्स्ट्रा लेंथ वहां पे आ रही है। x कैलकुलेट करने के लिए हम तरीका सीख ही चुके हैं, क्या हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, कोइंसाइडिंग डिवीजन तक x1 और x2, और सिंपली हम कह देते हैं कि जो x वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x2। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ कुछ क्या दिया हुआ है वो देख लो। एक आपको दिया गया है प्लस में यहाँ x लिख सकता हूं, ये हमारी रीडिंग आने वाली है। C2 के लिए आपको क्या क्या बताया गया है, C2 के लिए बताया गया है पहले तो 1 MSD की वैल्यू कितनी है, तो वो आपको बताया गया है 1 मिलीमीटर है, और आपको रिलेशन दी गई है कि 10 1 ईयर स्केल डिवीजन ये इक्वल है किसके, 11 मेन स्केल डिवीजन के, यानी 1 ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ अगर मैं बोलूं तो वो हो जाएगी 1.1 इंटू मेन स्केल डिवीजन की लेंथ यानी कि 1 mm। तो वो आपको कितना मिल जाएगा, यहां से वो आपको मिल गया 1.1 मिलीमीटर। तो आप देख भी सकते हो कि एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ तो है 1 मिलीमीटर, जबकि एक 1 ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ है 1.1 मिलीमीटर। यहां से हमें समझ आ रहा है कि रेट्रोग्रेड 1 ईयर कैलिपर है। अब मैं देख लेता हूं बस, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू के लिए आप पहले निकाल लो x1, तो x1 क्या आ जाएगा, तो कितने डिविजन आ रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिवीजन किसके आ रहे हैं, मेन स्केल के आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका x1 की वैल्यू सिंपली हो जाएगी 8 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल जो कि है 1 mm, यानी कि 8 mm आ गया आपके पास क्या, x1। फिर मैं निकाल लूंगा x2, तो x2 में हमें पता है कि कितने डिविजन आ रहे हैं, 7वां डिवीजन कोइंसाइड किया है तो 7 डिवीजन वहां पे आ रहे होंगे, समझ आ रही है बात। तो आप देख सकते हो कितने डिविजन आ गए वहां पे, 7 डिवीजन कोइंसाइड किया है ना, इंटू 1.1, तो आपको ये मिल जाएगा कितना, 7.7 mm। मैंने ये देखा कि x2 के लिए जो 1 ईयर स्केल की कितने डिविजन आ गए, 7 डिवीजन, और लीस्ट काउंट हम उसका निकाल ही चुके थे 1.1 mm। ये आ गया आपके पास x1 और x2, यहां से आप x निकाल सकते हो सिंपली, x1 माइनस x2 यानी कि 8 mm माइनस 7.7 mm, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 0.3 mm, क्योंकि हमारे पास आ चुका है 0.3 mm x की वैल्यू या 0.03 सेंटीमीटर। तो फाइनली मैं उसे उठा के कहां रख दूंगा, अपनी रीडिंग के अंदर, और आपको C2 की रीडिंग मिल जाएगी कितनी, 2.8 प्लस 0.03 यानी कि 2.83 सेंटीमीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन था हमारा, बी ऑप्शन, आप देख सकते हो। समझ आई बात। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया है, रेट्रोग्रेड 1 ईयर कैलिपर को यूज किया है।
ठीक है। तो अगर आपको वर्नियर कैलिपर समझ आ गया है तो स्क्रू गेज भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। दोनों लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं, बस यहाँ पे जो डिजाइन होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या यूज है स्क्रू गेज का? तो स्क्रू गेज जो है वो ज्यादा एक्यूरेट हमें रीडिंग दे सकता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, लेस देन वर्नियर कैलिपर होता है। तो आप कह सकते हो सिंपली लीस्ट काउंट इज लेस देन वर्नियर कैलिपर। तो ये ज्यादा प्रिसाइज आपको रीडिंग देगा स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का। तो आप सिंपली कह सकते हो कि जैसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम ले लेते हैं 0.1 mm, तो स्क्रू गेज का जो जनरली लीस्ट काउंट हमें मिलता है वो मिलता है 0.01 mm। समझ आ रही है ना बात? तो उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर लेता हूं। तो जनरली कुछ इस तरह से आपको क्या कर दिया जाता है, शो कर दिया जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे स्क्रू टाइप दिख रहा है जिसका एंड है यहाँ पर। अगर आप इसे रोटेट करते हो, ठीक है ना, जिसे हम रैचेट भी बोलते हैं, तो ये जो रॉड आपको दिख रही है यहाँ पे निकलती हुई, ये क्या करने लग जाती है, इस पॉइंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम नाम देते हैं एनविल या फिर स्टड, ठीक है ना, ये इसके लिए नाम यूज किया जाता है। यहां पर आपको दिख रहा है एक स्केल रहेगी, जब आप इस तरह से रैचेट को घुमाओगे तो ये स्केल क्या करती रहती है, घूमती रहती है। इस स्केल को नाम दिया जाता है सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, या इसको हेड स्केल भी बोलते हैं, ठीक। और यहां आपको दिख रही है, इसे हम नाम देते हैं मेन स्केल, ठीक है ना, या स्लीव भी बोला जाता है इसे। अब काम कैसे करता है वर्नियर कैलिपर? तो आप अभी तो मैं सिर्फ अगर वर्किंग की बात करूं तो काम कुछ इस तरह से करेगा कि मान लो आपके पास एक स्फीयर है और वो स्फीयर काफी छोटा है और आप चाहते हो उसकी रेडियस कैलकुलेट करना या उसका डायमीटर कैलकुलेट करना, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को यहां पर रख देते हैं, रैचेट को घुमाते हैं, रॉड इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, किसी एक पॉइंट पे इसको क्लैंप कर देगी, और जैसे ही वो इसे क्लैंप करेगी हम क्या करेंगे, वहां पर अपनी रीडिंग रोक देंगे, यानी कि घुमाना बंद कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर आपको रीडिंग लेना आता है स्क्रू गेज पे, तो आप क्या बता सकते हो, इसके बीच में फंसी हुई जो ऑब्जेक्ट है तो ये कितनी लेंथ है, ये हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, किससे, स्क्रू गेज से। समझ आई बात? ठीक है। तो उसके बारे में क्या क्या लिखा है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर बिकॉज ऑफ लोअर लीस्ट काउंट, इट हैज मेन स्केल एंड अ सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, नाम है उनका। स्लीव को हम पिच स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी काम कैसे करता है ये समझने की कोशिश करो। तो आपकी जो पिच स्केल होगी, या फिर मैं अगर मेन स्केल की बात करूं तो कुछ इस तरह की दिखती है, समझने की कोशिश करना जरा। और उसमें रीडिंग्स होती हैं इस तरह से, ठीक है ना। मान लो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन स्केल के अंदर हमने 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, ये तो सिंपल ही है, जैसे कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर के अंदर एक फिक्स स्केल होती थी, वैसे ही आपके पास ये एक स्केल है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है ना, जिसमें आपने 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। अब अंतर किसका आ जाता है, अंतर आ जाता है सर्कुलर स्केल का। सर्कुलर स्केल जो होती है, अगर आप पूरी तरह से इसे बंद कर दोगे, यानी कि स्टड जो यहाँ पे है लेफ्ट में और पिच स्केल जो है, दोनों को अगर आप ज्वाइन करवा दोगे और बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे, इस तरह से मैं अगर बोलूं बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखी जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि उस समय पे सर्कुलर स्केल कहां पर रहेगी, तो सर्कुलर स्केल कुछ यहां पर रहेगी, कुछ इस तरह से। समझ आ रही है बात? उसके बाद आप अगर रैचेट को घुमाना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये स्क्रू की तरह क्या जाता है, खुलता हुआ जाता है पीछे की तरफ। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि मान लो मैंने इसे रोटेट किया और किसी समय पे पीछे चलता गया, ये चीज क्या होगी, पीछे मूव करना स्टार्ट करेगी, और मूव करते करते कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, ये आपका 0 है, ठीक है ना, और आपका एक खिंच खिंच के पीछे की तरफ कुछ यहां पहुंच गई आपकी सर्कुलर स्केल। तो क्योंकि ये मेटल की है, तो इसके अंदर जो ये रॉड थी मेन स्केल, वो तो आपको दिख नहीं रही होगी, आपको सिर्फ इतनी सी क्या दिखेगी, बाहर मेन स्केल दिखेगी। तो आप ये समझ जाओगे कि आपने स्टड और मेन स्केल के बीच में जो ऑब्जेक्ट फंसाई है, उसकी रीडिंग जो है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा है, और ये हमें पता है कितना है, 0.3
mm है तो 0.3 mm से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। हम ये समझ जाते हैं। समझ आ रही है बात? मैंने क्या किया है, इसको पीछे की तरफ घुमाया। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बीच में फंसाने की कोशिश करोगे तो ये पीछे की तरफ सर्कुलर स्केल मूव करेगी, तो क्या होगा, रीडिंग खुलना शुरू हो जाएंगी। जब कुछ भी नहीं था बीच में तो सर्कुलर स्केल टच कर रही थी जीरो को, थोड़ी सी बड़ी पे 1 2 इस तरह से 0.1 mm 0.2 mm 0.3 mm ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कितना आ चुका है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 0.3 mm तो आ ही चुका है, और ये आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो जैसे वहां पे वर्नियर कैलिपर में हम एक्स कैलकुलेट करते थे, वैसे यहाँ पर भी हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो यहां मैं एक चीज तो क्या बता सकता हूं कि रीडिंग कितनी तो आ ही गई है। एक चीज आप ये कह सकते हो कि रीडिंग हमारी जो होगी वो 0.3 mm से तो ज्यादा होगी। तो मैं उसे लिख सकता हूं 0.3 mm प्लस एक्स, और यही एक्स कैलकुलेट करना हमें सीखना है। तो जैसे आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर बनाने के लिए मेन स्केल के ऊपर एक स्पेशल स्केल लगाई गई थी, जिसे आपने क्या बोला था, वर्नियर स्केल बोला था। वैसे यहां पर इस स्केल के ऊपर क्या लगाया गया है, एक सर्कुलर स्केल लगाई गई है। अब होता क्या है, उसके लिए आपको पिच समझना पड़ेगा। पिच किसे बोला जाता है? तो पिच बेसिकली बोला जाता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। समझने की कोशिश करो। मान लो कि जब बीच में कुछ नहीं था तो ऑब्वियसली ये सर्कुलर स्केल किसको टच कर रही थी, मेन स्केल के जीरो को टच कर रही होगी। अब आपने इसे घुमाया और इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दे दिया। तो एक कंप्लीट रोटेशन देने में ये सर्कुलर स्केल जितना डिस्टेंस पीछे चल जाएगी, मैं कह सकता हूं कि मेन स्केल उतनी तो आगे निकली होगी, है कि नहीं? पहले तो पूरी तरह से अंदर ही थी सर्कुलर स्केल के। तो एक कंप्लीट रोटेशन देने में जितना डिस्टेंस आपकी मेन स्केल आगे बढ़ जाती है उसे आप क्या बोल देते हो, पिच ऑफ स्क्रू गेज बोल देते हो। समझ आई बात? अब जनरली स्क्रू गेज को ऐसा बनाया जाता है कि आपका जो पिच हो वो इक्वल आ जाए किसके, एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल के। पर हम तो वो नहीं जानते, हम तो बस ये जानते हैं सिंपली पिच क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब ऐसा करने से होगा क्या, तो अगर हम सर्कुलर स्केल को भी देखें तो आपकी जो सर्कुलर स्केल होती है उसमें भी कुछ डिविजन्स होते हैं, यानी कि इस तरह से 0 1, ठीक है ना, 2, इस तरह से आपके कुछ डिविजन्स होंगे। तो उन्होंने एक कंप्लीट सर्कल जो रेवोल्यूशन हम करने वाले हैं उसे कुछ डिविजन्स में क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। मान लो कि इसके ऊपर ऐसा दिया गया है कि 100 डिविजन्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से जब एक सर्कुलर स्केल घूमेगी तो सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन रीड करेंगे, 100 डिविजन्स क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब मेन स्केल के साथ खास बात क्या है कि मेन स्केल जो आपकी इस तरह से है उसमें यहाँ पे 0 है, मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। तो यहां पर एक लाइन भी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो एक्स्ट्रा रीडिंग है एक्स वो कितनी है? तो वो आपको इस तरह से पता लगेगा कि आप देखोगे कि यहां पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी मेन स्केल पर, उससे सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता लग चुकी है। आपको ये पता है कि पिच क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मेन स्केल इन वन रेवोल्यूशन ऑफ सर्कुलर स्केल। समझ आ रही ना बात? तो जनरल फॉर्मूला अगर पिच का हम यहां पे लिखें तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय मेन स्केल, या उसे हम स्पिंडल भी बोलते हैं, बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। बेसिकली वही चीज हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट रेवोल्यूशन, ठीक है ना? तो अब लीस्ट काउंट यहां से आप क्या निकाल सकते हो, जो लीस्ट काउंट आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पे एक सर्कुलर स्केल का डिवीजन कितनी रीडिंग ले सकता है एक सर्कुलर स्केल। तो आप ऐसा सोच के देखो कि पूरा 100 डिवीजन घूम जाने पर अगर ये मेन स्केल 1 मिलीमीटर आगे बढ़ी है तो एक डिवीजन घूमने पर ये कितना आगे बढ़ी होगी, वही तो होगी सबसे छोटी रीडिंग जो आप ले सकते हो। तो लीस्ट काउंट को हम बेसिकली क्या डिफाइन कर देंगे, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हो जाता है वैल्यू ऑफ वन सर्कुलर स्केल डिवीजन। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी उसे हम बोल देंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है ना? तो मैं अगर ऐसा एग्जांपल ले लूं, मान लो कि जो मेन स्केल है मूव करती है कितना, 1 मिलीमीटर
इन रोटेटिंग 100 डिविजन्स। तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी होगी आप शायद वो बता पाओगे। एक सर्कुलर डिवीजन की जो लेंथ होगी, एक सर्कुलर स्केल डिवीजन की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 1 mm डिवाइडेड बाय कितने 100, यानी कि आपको मिल जाएगा 0.01 mm। तो यही वो सबसे छोटी वैल्यू है जो आप इस स्क्रू गेज से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। समझ आई बात? ये हो जाती है सिंपली वर्किंग। तो हम रीडिंग कैसे बता देते हैं? रीडिंग आप बता देते हो, ये हो जाती है आपकी मेन स्केल रीडिंग या हेड स्केल रीडिंग, कुछ भी बोला जा सकता है, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है इनटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। समझ आई बात? ये आ जाएगी हमारी रीडिंग। अभी पूरी तरह से शायद क्लियर नहीं होगा तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको फील आए, ठीक है ना। तो मान लो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले बोला गया द हेड ऑफ अ स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 50 डिविजन्स, इट एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन स्क्रू इज टर्न्ड थ्रू 2 रोटेशंस, फाइंड द पिच ऑफ द स्क्रू एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ आया? तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। पिच बताया गया है आपको, या ये बताया गया है आपको कि 2 रेवोल्यूशन में या 2 रोटेशन में मेन स्केल कितना आगे बढ़ती है, 1 मिलीमीटर आगे बढ़ती है। समझ आ रही बात? तो आपको बताना है कि पिच कितना होगा स्क्रू गेज का। तो बड़ी सिंपल हो जाता है बेसिकली। आप देख सकते हो एक सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है, यानी आप एक रोटेशन करोगे तो कितने डिवीजन कवर हो जाएंगे, 50 डिवीजन कवर हो जाएंगे। तो 2 रोटेशन में कितने डिवीजन सर्कुलर स्केल पे मूव कर लिया आपने, 100 डिवीजन हैं। तो यहां से हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं सर्कुलर स्केल का। लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा सर्कुलर स्केल का? तो हमें पता है सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन घूमने पर 1 मिलीमीटर लेंथ आप चलते हो, तो एक डिवीजन की लेंथ वही हो जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। तो वो आपको कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1 mm डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.01 mm। तो ये सही है। अच्छा, पिच की अगर बात की जाए तो पिच तो सिंपली क्या हो जाता था, पिच हो जाता था कि कितना डिस्टेंस आपकी मेन स्केल चलेगी एक रोटेशन में। तो बताया गया कि 1 मिलीमीटर चलती है 2 रोटेशन में, तो एक रोटेशन में कितनी चलेगी, तो सिंपली हो गया 1 मिलीमीटर बाय 2 यानी कि 0.5 mm। तो लीस्ट काउंट आपको सिर्फ क्या याद रखना है, स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट हो जाता है एक सर्कुलर स्केल डिवीजन की लेंथ। पिच सिंपली क्या हो जाता है, कितना डिस्टेंस मेन स्केल चल रही है एक रोटेशन में। किसी को कोई डाउट? हाँ, तो अब इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो है when the above screw gauge is used to measure diameter of a nail, the pitch scale reading is found to be 1.5 mm। समझने की कोशिश करो, मतलब क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इससे आपने क्या किया, एक डायमीटर मेजर करने की कोशिश की किसी नेल के, तो आपको पिच स्केल की रीडिंग यानी हेड स्केल की रीडिंग बताई गई है। पिच स्केल की रीडिंग हमें बताई गई है कितनी है, 1.5 mm, एंड द हेड स्केल रीडिंग इज 18। तो हेड स्केल कौन सा हो गया आपका, सर्कुलर स्केल हो गया। समझ आई बात? आपको क्या मिल गया, सर्कुलर स्केल की रीडिंग मिल चुकी है। तो सर्कुलर स्केल के लिए आपको पता है 18, यानी 18th डिवीजन जो है क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, जो इस तरह से होगी ना आपकी मेन स्केल, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मैंने कहा था, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपकी सर्कुलर स्केल अगर यहां पहुंच चुकी है, ठीक है ना, तो यहां आपको दिख रहा है क्या, 1.5 mm, ये आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना। उसके आगे बताया गया है कि ये जो कोइंसाइड कर रहा है, यहां लिखा हुआ है 18, यानी कि 18th डिवीजन से क्या कर गया है, कोइंसाइड कर गया। तो आपको पता है जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये वाली जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये सिंपली कितनी होने वाली है, 18 डिवीजन की लेंथ सर्कुलर स्केल के। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहां पे, आपको निकालना पड़ेगा सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट, ठीक है ना। तो 1.5 तो यहां पे दिख रहा है, 18th डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो बेसिकली 18 डिविजन्स की जो लेंथ होगी सर्कुलर स्केल की, वही ये 1.5 के आगे वाली एक्स्ट्रा लेंथ है, क्योंकि आपको दिख रहा है 1.6 तो अभी ओपन नहीं हुआ है। समझ आ रही ना बात? यानी रीडिंग 1.5 और 1.6 के बीच में आनी चाहिए थी। तो 1.5 तो हमें पता लग चुका है, जो 1.5 से एक्स्ट्रा रीडिंग होगी आगे डेसिमल प्लेस वाली, वो हमें किससे मिलेगी, कोइंसाइडिंग डिवीजन से। तो यहां बताया गया 18th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन से हमें पता है वन स्केल सर्कुलर स्केल डिवीजन की जो लेंथ आई थी, वो आई थी 0.01 मिलीमीटर। ये आ गई है आपके पास क्या, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, क्योंकि जो सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ होती है
उसी को हम बोल देते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो आपकी एक्चुअल रीडिंग क्या आ जाएगी? रीडिंग आ जाएगी 1.5 mm प्लस 18th डिवीजन इंटू 0.01। समझ आई बात? इसी को सिंपली आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 1.68 mm। समझ आया? तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस ये देखते हैं कि हमारी जो मेन स्केल है या पिच स्केल है उसके ऊपर कितनी रीडिंग आपको विजिबल है, क्योंकि बाकी रीडिंग तो कहां है? सर्कुलर स्केल के नीचे है, और आप एंटी क्लॉकवाइज और घुमाओगे तो वो रीडिंग्स क्या होंगी? रिवील होंगी। लेकिन आपने जो चीज बीच में क्या कर रखी है, स्टड और इस मेन स्केल के बीच में फंसा रखी है इस तरह से, तो वो आपको इतना ही अलाउ कर रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग 1.5 दिख गई। फिर सिंपली आपको क्या देखना है? कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना है। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या हो गया? लीस्ट काउंट निकालने का तरीका हो गया पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, समझ आइए? इस तरह से आपको दिया हुआ है, और लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल या हेड स्केल आपको बताया गया है कितना है? 1 मिलीमीटर है। ठीक है ना, यानी कि पिच आपकी 1 मिलीमीटर है। अब आपको बताना है क्या आएगा, बताओ? रेट्रोग्रेड स्क्रू गेज नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये डिवीजन जो है छोटे हो पाना पॉसिबल नहीं है। आप बेसिकली एक मेन स्केल जो डिवीजन है उसी को तो डिवाइड कर रहे हो इतने सर्कुलर स्केल डिवीजन में। आप ऐसा सोचो कि जब ये 200 डिविजन्स घूम जाएगा तब ये 1.1 mm क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। समझ आई ना बात? तो पिच तो आपको दी ही गई है, जो मेन स्केल का लीस्ट काउंट है उसी को हम क्या ले लेंगे? पिच ले लेंगे, क्योंकि और कुछ हमें बताया नहीं गया है। ठीक है ना। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की बात की जाए, यानी कि एक सर्कुलर डिवीजन की लेंथ। तो आपको समझ आ रहा है 1 mm को मैंने किस में डिवाइड किया है? 200 डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो लीस्ट काउंट सिंपली क्या हो जाएगा आपका? पिच बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। समझ आई ना बात? ये आपको मिल जाएगा कितना? 0.005 mm। और फाइनली आपको बतानी है रीडिंग। तो रीडिंग आप देख सकते हो यहां पे कि हमारे पास रीडिंग आ चुकी है कितनी? 1 सेंटीमीटर तो आई चुकी है। ठीक है ना। यहां पे आपको दिख रहा है 1.1, 1.2, तो 1.2 सेंटीमीटर तो आई चुकी है। उससे आगे हमें बताना है। ठीक है ना, आगे कितना आने वाला है? तो 1.2 तो मैं लिख ही सकता हूं, प्लस अब आपको देखना है क्या लीस्ट काउंट क्या है? तो लीस्ट काउंट है आपका 0.005 मिलीमीटर। ये आपका किसमें है? मिलीमीटर में है, तो इसे 12 कह सकते हैं बेसिकली। इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है? तो बताया गया है कि 50th डिवीजन क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो इनटू सिंपली मैं क्या कर दूंगा? 50। ये आपका आ जाएगा किसमें? mm। ठीक है ना। ये आपका किसमें था? सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट? अब इसमें भी क्या आ सकती है? एरर आ सकती है। एरर का मतलब क्या हुआ? अगर आपने स्टड और मेन स्केल को आपस में कनेक्ट कर रखा है, यानी कि बीच में किसी चीज को नहीं रखा हुआ है, तब भी आपका स्क्रू गेज कोई ना कोई रीडिंग दे दे, तो एरर आ जाती है। ठीक है ना। किस लिए आ सकती है? ये काफी समय तक यूज करने की वजह से आ सकती है, वो सब कारण हम जानते ही हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो आपको एक चीज पता है कि जब आपका स्पिंडल और स्टड आपस में कनेक्टेड हो, यानी बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने नहीं रखी है, तो फिर आपका जो मेन स्केल का रीडिंग है वो किससे कोइंसाइड करना चाहिए? तो हमें पता है वो सर्कुलर स्केल के ऊपर 0 से कोइंसाइड करना चाहिए। 0 डिवीजन से क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? 0 से कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि मान लो आपने बीच में कुछ भी नहीं फंसा रखा, फिर भी ये दिखाए कि मेन स्केल की जो लाइन है वो किसी ना किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, तो आप समझ जाओगे कि आपका स्क्रू गेज क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा रीडिंग ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, ये है नॉर्मल स्क्रू गेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कोई भी रीडिंग दिख रही है कि आपको मेन स्केल के ऊपर? तो मेन स्केल के ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं है। सिमिलरली सर्कुलर स्केल के ऊपर भी आप देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 0th डिवीजन क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। यानी कि आप समझ गए कि ये आपका स्क्रू गेज कैसा है? एक्यूरेट है। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हाँ, मेन स्केल के ऊपर तो कोई रीडिंग नहीं है, यहां पे तो 0 ही शो हो रहा है, लेकिन सर्कुलर स्केल के ऊपर 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा है। समझ आइए ना? जबकि आपको दिख रहा है कि सेकंड डिवीजन क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब कि 2 डिवीजन सर्कुलर स्केल के जितनी लेंथ आपका स्क्रू गेज पहले से मेजर कर रहा होगा। तो एरर आप बता सकते हो। अगर आपको अपनी सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट पता है, ठीक है ना, जिसे मैं बोल देता हूं मान लो कि x है, तो एरर आप सिंपली क्या बता दोगे? एरर आपका हो जाएगा कोइंसाइडिंग डिवीजन
और इनटू जो आपके स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है x, इतनी रीडिंग वो एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर तो प्लस साइन के साथ इसे क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो अब आप बताओ, अगर इस स्क्रू गेज से आपने कोई रीडिंग ली तो फाइनल आंसर में आपको इस एरर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि होना कैसा चाहिए था, जीरो से कोइंसाइड, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से है। जब बीच में कुछ भी नहीं है तब आपका मेन स्केल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कोइंसाइड कर गया किसी डिवीजन, मैं मान लेता हूं nth डिवीजन से। तो n डिविजन्स की जो रीडिंग है वो पहले से आ चुकी है, तो सिंपली एरर आप कितनी बता दोगे, प्लस nx बता दोगे। अब ये आपके पास आ गया, तो रीडिंग में क्या बता सकता हूं, तो रीडिंग का फॉर्मूला हमेशा क्या रह जाता है, वो जाता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, और क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो प्लस साइन के साथ आ जाएगी, तो सिंपली क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू माइनस nx। इस तरह से हम रीडिंग निकाल लेते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन में क्या है, आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं देखनी होती है, आपको सिर्फ क्या करना होता है, पिच को डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल से, उससे आपको जो लीस्ट काउंट मिलेगा किसका, सर्कुलर स्केल का, वही हो जाएगा आपका लीस्ट काउंट किसका, स्क्रू गेज का। समझ आई बात। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर बोल देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आए तो ये करेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव करेक्शन। तो जो सेम चीज किसमें थी, वर्नियर कैलिपर में थी, वही यहां पर है, ठीक है। तो मैं अगर फिर से बोलूं कि पॉजिटिव जीरो एरर किसे बोला जाएगा, तो पॉजिटिव जीरो एरर बोला जाता है जब आपका जीरो जो है वो किधर लाई करे, नीचे लाई करे हॉरिजॉन्टल लाइन से। या चेक करने का तरीका पता है क्या है, सबसे अच्छा चेक करने का तरीका होगा कि आप अपने स्क्रू गेज को वर्टिकल रख लो। वर्टिकल यानी कि ये जो मेन स्केल है इस तरह से है और सर्कुलर स्केल कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। क्योंकि हम अगर वर्नियर कैलिपर में पढ़ चुके हैं, वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर कब आती थी, जब आपका वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में हो किसके, मेन स्केल के जीरो से। तो यहां स्क्रू गेज में भी मैं उसी तरह से आपको एक ट्रिक बता सकता हूं कि आप अपने स्क्रू गेज को कैसे कर लो, वर्टिकल कर लो। अगर आप वर्टिकल कर रहे हो, ये आपकी क्या हो गई, मेन स्केल हो गई। अगर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो राइट साइड में लाई करे किससे, मेन स्केल के जीरो से, तो आप कह देते हो कि कैसी एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो क्योंकि वर्नियर स्केल में हमें याद रहता है राइट साइड मतलब पॉजिटिव जीरो एरर, तो यहां भी तरीका है राइट साइड पॉजिटिव जीरो एरर का। वरना आप क्या याद रख सकते हो कि आपका जो जीरो है वो कहां आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो नीचे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आप तो क्या याद रखो, हम अपने डायग्राम को कैसा करके देख लेंगे, वर्टिकल, ताकि सर्कुलर स्केल ऊपर आए, मेन स्केल नीचे आए। फिर बस देख लेंगे कि जो मेन स्केल का जीरो है उसके रिलेटिव हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो किस तरफ है। अगर राइट में है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो एरर निकाल के हमें उसमें नेगेटिव करेक्शन करना होगा। ये हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ लिया था, पॉजिटिव एरर में नेगेटिव करेक्शन, नेगेटिव एरर में पॉजिटिव करेक्शन। समझिए बात। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूं नेगेटिव जीरो एरर, तो आप समझ गए होंगे। आपका मेन स्केल का जीरो है तो आपका वर्नियर स्केल का आपका सर्कुलर स्केल का जीरो कहां आ जाना चाहिए, लेफ्ट साइड में आ जाना चाहिए। जैसा कि वर्नियर कैलिपर में होता था कि वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड में आता था किसके, मेन स्केल के। तो स्क्रू गेज में क्या होगा, आपका सर्कुलर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड में आए किसके, मेन स्केल के। समझ आई बात। तो उसे हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव जीरो एरर कह देते हैं, ठीक है ना। अब नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो वही चीज है। अब आप ऐसा सोच के देखो कि यहां पे तो क्या आ रहा होगा, अगर टोटल डिविजन 100 थे और ये अगर ऊपर चला गया है तो सर्कुलर स्केल ऐसी दिखती है ना, ऐसी नहीं दिखती, सर्कुलर स्केल कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, यहां जीरो रहता है, फिर यहाँ 1 2 3 4 इस तरह रहता है, और 100 डिवीजन है तो यहाँ क्या रहेगा, 100 रहेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर है, इसका मतलब कि जीरो कहां चला गया होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ चला गया होगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यहां चला गया होगा। तो यहां पे जो डिवीजन आएगा, जैसे कि मैं मान लूं कि 90th डिवीजन आएगा, तो एरर कितनी है, 90 डिवीजन की एरर थोड़ी है। आपको पता है कि एरर तो सिर्फ कितनी है, 10 डिवीजन की एरर है, क्योंकि होना चाहिए था जीरो, पर यहां पे कोइंसाइड करते हुए दिखा रहा है कौन सा, 90, क्योंकि हम तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाली रीडिंग्स कोइंसाइड करनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गया, आपका स्क्रू गेज का जीरो लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ लाई कर रहा है। तो यहां जो डिवीजन कोइंसाइड करेगा वो जैसे 90th कर रहा है, तो हम जानते हैं कि एरर कितने डिविजन की है, 10 डिविजन की एरर है। तो इस केस में जो हम एरर निकालते हैं, नेगेटिव जीरो एरर, उसे मैं सिंपली क्या कह दूंगा, नेगेटिव साइन इंटू टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन
और इनटू आपका लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज या लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से आप क्या निकालते हो, नेगेटिव जीरो एरर निकालते हो। ये सेम चीज हमने वर्नियर कैलिपर में की थी, वहां भी अगर नेगेटिव जीरो एरर आती थी तो आप क्या करते थे, टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन करते थे। यहां पे अगर रीडिंग की बात की जाए तो इस बार हमारा स्क्रू गेज क्या कर रहा है, कम रीडिंग ले रहा है। देखो पहले से 10 रीडिंग कम ले रहा है, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जीरो आएगा पहले। तो रीडिंग में हम क्या करते हैं, मेजर्ड वैल्यू, फॉर्मूला तो वही है, माइनस एरर। लेकिन यहां पे एरर कैसी है, खुद नेगेटिव साइन है, तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। समझ आ रही है ना बात? तो जब आप ऐड करोगे तो करेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव करेक्शन हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? एकदम स्क्रू गेज की तरह, बस यहाँ एकदम वर्नियर कैलिपर की तरह, यहाँ पे बस क्या बदल गया है, तरीका थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ पे सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि जब आपने बीच में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है ना, और इस तरह से पहले से ही एक डिवीजन आ गया और अब आपका ये है, तो जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में किया था, सेम चीज आपको करनी है कि ये तो एरर है ही है, प्लस ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस। एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकालने का तरीका आप समझ ही गए हो। एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या हो जाता है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, तो वो पूरी चीज क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। ये सेम चीज हमने वर्नियर कैलिपर में की थी ना, जैसे पहले ही क्वेश्चन जो एग्जांपल में किया था उसमें 1.9 mm में आंसर आया था, ठीक है? तो ये वही चीज है। तो आपको तो बस रीडिंग ही लेनी है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये भी चीज जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है, आप देखो ये भी चीज जो लिखी हुई है वो बेसिकली क्या है, यहाँ जो हमने लिखी है एरर, ये बेसिकली 0 + nx लिखा हुआ है, तो ये पूरी रीडिंग ही तो है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमने माना कि 0 रीडिंग आई है। मान लो यहाँ पे 2 डिविजन्स आ रहे होते हैं मेन स्केल पे, तो मैं क्या लिखता, मेन स्केल की रीडिंग प्लस ये, तो पूरी एरर में कहलाती। ठीक है ना, क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन है, while measuring diameter of a lead shot using a screw gauge, the reading on the pitch scale is 7.5 mm and that on the head scale is 48. Least count is 0.01 diameter of the lead shot. काफी आसान सवाल। डायमीटर ऑफ लेड शॉट आपको क्या बताया गया है, हेड स्केल की रीडिंग पिच स्केल की रीडिंग 7.5 mm है, तो 7.5 mm तो हमारी रीडिंग है ही, प्लस आपको देखना है क्या, कोइंसाइडिंग डिवीजन 48 है और लीस्ट काउंट आपको बताया गया 0.01। काफी आसान सवाल है। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.98 mm। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया, इन अ स्क्रू गेज ईच सेंटीमीटर ऑफ द पिच स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 डिवीजन। इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द हेड स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। बताओ भाई क्या आंसर आएगा सेकंड का, क्या आ जाएगा भाई? तो यहां पे बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है किसमें, 20 डिविजन्स में। तो आप यहां से क्या बता सकते हो, पिच बता सकते हो। कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बाय 20। ठीक है ना, यानी कि 0.5 mm। 0.5 mm क्या आ गई है, आपकी पिच आ गई है। अब सिंपली आपका लीस्ट काउंट जो आपका स्क्रू गेज का होता है वो हो जाता है लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो वो बताए गए कितने हैं, 50। यहां से ये हमें कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 0.01 mm, या क्या मिल जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। साधारण सवाल। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेकार एग्जाम्स में आते हैं। जैसे पूछ लिया गया, लीस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी स्केल इज, जो आपके घरों में स्केल है उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर, पता है सबको। ठीक है, और देख लो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप क्रू फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है ना। क्या आंसर आ जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हेड स्केल ने, उसे क्या बोल देंगे, पिच ऑफ स्क्रू। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग अ स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। आपको पता ही है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है, मेंस वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, नीट वगैरह में। क्या प्रिंसिपल होगा इसका, स्क्रू एंड नट वाला प्रिंसिपल लग रहा है। अभी हमने देखा ही कि आप क्या करते हो, स्क्रू को घुमाते हो नट के अंदर तो वो आगे बढ़ता रहता है। अब कर लेते हैं जो क्वेश्चंस आ चुके हैं अपने एग्जाम में, यानी क्वेश्चन नंबर 11। सभी लोग ट्राई करो, जेई 2004 एडवांस का क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा,
क्वेश्चन है द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 millimeter and 100 divisions on the circular scale. While measuring the diameter of a wire, the linear scale reading 1 millimeter and 47th division on the circular scale coincides with the reference line. Length of the wire is 5.6 centimeter and the curved area of the wire is appropriate number of significant figures तक क्या होगा ये आपको बताना है. कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है वायर का. तो पहले तो मैं लीस्ट काउंट निकाल लेता हूं. लीस्ट काउंट सिंपली कितना आ जाएगा, पिच आपको बताया गया 1 मिलीमीटर बाय नंबर ऑफ डिवीजन है 100 यानी कि 0.01 mm. ये आपका लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का. तो रीडिंग क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी हमें बताया गया कि 1 mm तो आ ही रही है प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन 47th है इंटू लीस्ट काउंट 0.01. तो ये आपको मिल गया 1.47 मिलीमीटर. ये आपको क्या मिला होगा, तो सोच के देखो, आपने स्टड और अपनी लीनियर स्केल के बीच में जब वायर को रखा होगा तो वायर सिलेंड्रिकल होता है हमारा. अगर हमें कंसिडर कर लें तो आपको क्या मिला है, ये डायमीटर मिला है. ठीक है ना. तो जो आपका सिलेंड्रिकल वायर है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी आपकी डायमीटर का हाफ यानी 1.47 by 2 मिलीमीटर. एक बार हमारे पास रेडियस आ गई है तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया बताना बड़ा ही आसान है. ठीक है, सेंटीमीटर में बताना है आपको. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 pi RL यानी 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 1.47 by 2 और इंटू लेंथ आपको बताई गई है 5.6 सेंटीमीटर. ठीक है ना. मिलीमीटर में अगर बोले तो सॉरी सेंटीमीटर में ही चाहिए वैसे हमें, तो पहले मिलीमीटर में निकाल लेते तो क्या आ गया 56 मिलीमीटर. हाँ 2.5872 सेंटीमीटर में बदलने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना. अब इसे हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. तो आप देख सकते हो 8 जो है 5 से बड़ा है, कितना आ जाएगा